Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm gonna discuss nucleic acid. कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, इसकी टाइप्स क्या हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जो है था, ये सबसे पहले फर्स्ट जो रिपोर्टेड किया गया था 1869 में। एक स्विस जो फिजिशियन था, उन्होंने इसको आइसोलेट किया था एक न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स, यानी वाइट ब्लड सेल्स, यानी मोस्टली हम जिसे कह सकते हैं पीप, जिसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी से जो निकलती है कभी कभी, जो जख्म वगैरह हो जाए या पानी पड़ जाए किसी जख्म में, तो उस पस सेल से के न्यूक्लियाई से जो है ना, एक स्विस फिजिशियन था, उन्होंने इसको अलग किया था, आइसोलेट किया था। ये कंपाउंड अब नीदर आ प्रोटीन, ना ये प्रोटीन था, ना लिपिड, ना कार्बोहाइड्रेट, ना ही कोई कार्बोहाइड्रेट था, बल्कि ये एक नॉवल टाइप, एक न्यू टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था। ही नेम्ड दिस मॉलिक्यूल एज न्यूक्लियन। इस उस बंदे ने इस मॉलिक्यूल को जो नाम दिया, वो न्यूक्लियन का नाम दिया, बिकॉज इट वाज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता था। तो सबसे पहले तो 1869 में इसको स्विस फिजिशियन में पस सेल्स में इसको देखा उन्होंने, क्योंकि ना ये प्रोटीन था, ना लिपिड था, ना कार्बोहाइड्रेट, तो उनने देखा कि ये एक न्यू टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए उन्हें पहले उनने इसको नाम दिया न्यूक्लियन का, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर था, वो इसको अगर केमिकल नेचर के लिहाज से डिटरमिन किया जाए, तो 1920 में इसका नाम जो है वो इसको रीनेम किया गया एज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसकी जो नेचर थी वो एसिडिक थी, तेजाबी नेचर थी, इस वजह से इसको नाम न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। अब अगर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो केमिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से ये क्लियर है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो टू टाइप्स हैं इसकी। एक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम आरएनए कहते हैं। अब ये बोथ जो हैं वो एक तो लीनियर है, एक ही लाइन में अनब्रांच्ड हैं, और अनब्रांच्ड पॉलीमर्स हैं, यानी इनके साथ कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, बिल्कुल अनब्रांच्ड पॉलीमर्स हैं। अब जो इनके मोनोमर्स होते हैं, यानी जिनके ये बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड, उनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। मोनोमर्स इनके जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगर कंपोजिशन देखी जाए न्यूक्लियोटाइड्स की, तो न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड आरएनए के जो हैं उनको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। यानी जो डीएनए के हैं उनको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, और जो आरएनए के उनको राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ई जो न्यूक्लियोटाइड्स है, अब उसमें हम एक न्यूक्लियोटाइड्स को अगर देखें तो वो किस चीज़ का बना होता है, यानी उसमें एक पेंटोज शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है, एंड आ नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड नाइट्रोजन बेस। यानी एक जो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें एक न्यूक्लियोटाइड का, तो उसमें ये तीन चीज़ें होती हैं। एक उसमें पेंटोज शुगर होगा, पेंटोज शुगर के साथ उसमें एक नाइट्रोजन बेस होगी, और एक उसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा, ये तीन चीज़ें होगी। अब जो हम देखते हैं कि ये देखें हम, जैसे डीऑक्सी राइबोज फाउंड इन डीएनए, इस तरह का जो है ना, ये डीऑक्सी राइबोज है, 5 कार्बन वाला एक शुगर है। राइबोज यानी आरएनए में ये भी 5 कार्बन वाला एक शुगर है, और ये फास्फोरिक एसिड है। अब हम देखते हैं कि वो कहता है कि जो पेंटोज शुगर है, जो राइबो न्यूक्लिक टाइड्स में पाए जाते हैं, यानी डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें पाया जाता है, वो डीऑक्सीराइबोज होता है, और जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है वो राइबोज होता है। यानी जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाएगा वो डीऑक्सीराइबोज है, और जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाएगा वो राइबोज है। जबकि जो फास्फोरिक ऊपर जैसे हमने देखे हैं कि जो डीऑक्सी है, और ये देखें, ये राइबोज का है ये वाला, और ये वाला डीऑक्सी राइबोज का है। अब नेक्स्ट है जी, अगर देखा जाए फास्फोरिक एसिड क्या है, तो फास्फोरिक जो एसिड है, यानी जो हमने दूसरी चीज पढ़ी थी, ये था पहला जो था कि उसमें राइबोज शुगर किस तरह का होता है। अब फास्फोरिक एसिड जो है वो कंपोनेंट बोथ न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो प्रोवाइड करता है एस्टिक प्रॉपर्टीज। जो फास्फोरिक एसिड है ये एस्टिक प्रॉपर्टीज दोनों को प्रोवाइड करता है, डीएनए और आरएनए को। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस रिंग स्ट्रक्चर होता है, वो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑन नाइट्रोजन एटम्स विच कैन द सिक्वायर प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन हासिल करता है। यानी ये एक अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो उसमें बेस पाया जाता है। अब दो मेजर क्लासेस है नाइट्रोजन बेसिस की, जिसमें सिंगल रिंग जो होते हैं वो पायरीमाइडीन है, और जो डबल रिंग होते हैं उनको प्यूरीन्स कहते हैं। दो तरह के यानी नाइट्रोजन बेसिस है, पायरीमाइडीन और प्यूरीन्स। अब जो पायरीमाइडीन है, ये आगे जो है बेसिस है, ये 3 टाइप्स के हैं, यानी पहले दो हैं,
पाइरिमाइडिन और प्यूरिन्स। अब पाइरिमाइडिन के आगे जो है ना वो मज़ीद 3 टाइप्स हैं, जिसमें साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल है। यानी साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल है। अब जो थायमीन है ये सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, वाइल जो यूरासिल है वो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। यानी जो थायमीन है वो डीएनए में पाया जाएगा और जो यूरासिल है ये सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा। और अगर ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो जो प्यूरिन बेसिस हैं वो 2 टाइप्स हैं, एडेनिन और ग्वानिन। जो पाइरिमाइडिन के हैं वो 3 हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। और जो प्यूरिन के हैं वो सिर्फ 2 हैं, एडेनिन और ग्वानिन। टोटल 5 बेसिस हैं। अब जो थायमीन है वो टोटली डीएनए में पाया जाता है और जो यूरासिल है वो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। अब जब फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोटाइड की, तो फर्स्ट जो नाइट्रोजन बेस होता है वो लिंक्ड करता है कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, कि जिसमें एक नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होता है, उसको हम कहते हैं जो है वो ये कहलाता है एक न्यूक्लियोसाइड। अब जो है न्यूक्लियोसाइड जब बन जाता है, द न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। अब न्यूक्लियोसाइड बनने के बाद when phosphoric acid is linked with 5 carbon of pentose sugar of a nucleoside is nucleotide is formed। अब देखें कि नंबर 5 पे जब 1 पे तो अटैच हो गया जो आपका बेस था, लेकिन जब इसी फास्फोरिक एसिड के नंबर 5 कार्बन पे एक शुगर आके अटैच हो जाएगा, तो तब जाके जो बॉन्ड बनेगा उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। कि लिंक्ड विद 5 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड, ए न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। तो ये पूरा जो है फिर एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब ए न्यूक्लियोटाइड विद 1 फास्फोरिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अगर उसके साथ एक ही फास्फोरिक एसिड है एक न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कहेंगे। मोनो यानी 1 और फॉस्फेट मतलब 1 फॉस्फेट ग्रुप। और अगर 2 होगा तो हम उसको न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट कहेंगे और अगर 3 होगा तो हम उसे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहेंगे। आगे जैसे 4 होगा तो फिर टेट्रा फॉस्फेट कह लें। तो यही वो कहता है कि पहले तो उसने बताया कि बनता कैसे है, कि न्यूक्लियोटाइड बनते कैसे हैं, कि जब एक शुगर जो है वो नाइट्रोजन बेस है वो एक पेंटोज शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। जब ये न्यूक्लियोसाइड जब बॉन्ड बनाता है एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो उसको जाके हम कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब न्यूक्लियोटाइड में अगर एक फास्फोरिक एसिड हो तो हम उसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कहेंगे, 2 हों तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट और अगर 3 हो तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहेंगे। अब न्यूक्लियोसाइड्स जो टेक पार्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए और आरएनए, वो कंटेन करते हैं 3 फॉस्फेट्स। लेकिन बट ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन इनटू डीएनए और आरएनए पॉलीमर ईच न्यूक्लियोटाइड लूसेस इट्स 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स। तो क्या होता है कि जब वो फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं तो उनके पास 3 जो होते हैं वो फॉस्फेट्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि आस्ते-आस्ते जब वो पॉलीमर का हिस्सा बनते हैं न्यूक्लियोटाइड, वो आस्ते-आस्ते एक जो है 2 टर्मिनल जो फॉस्फेट हैं वो दोनों लूज़ कर जाते हैं। तो डिफरेंट टर्म यूज़ होती हैं फॉर न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स जो टेबल में दी गई हैं। अब हम देखते हैं नीचे कि टेबल में क्या-क्या दिया गया है। अब अगर टेबल में कंपेयर किया जाए नाइट्रोजन बेसिस को आरएनए और डीएनए में। आरएनए में अब क्या होता है कि एडेनिन जो होती है इसको आरएनए में एडिनोसिन कहते हैं। यानी एएमपी भी कहते हैं, एडीपी और एटीपी। यानी एडिनोसिन अमीनो मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर इसको डीएनए में देखा जाए तो एडिनोसिन इसको कहते हैं, यानी डी एएमपी, डी एडीपी और डी एटीपी। अगर इस तरह गवानीन का देखें तो ये जो आरएनए में जब प्रेजेंट होगा तो उसको गवानोसिन कहेंगे, यानी जीएमपी, जीडीपी और जीटीपी। और इधर जो है ना इसको डी गवानोसिन कहेंगे, डी साथ लगेगा। इसी तरह साइटोसिन को जो है आरएनए में साइटिडीन कहेंगे और डीएनए में इसको डी साइटिडीन कहेंगे। डीएनए में जो है ना सिर्फ साथ उसके डी लग जाएगा। और इसी तरह अगर यूरासिल या थायमिन की बात करें तो आरएनए में इसको यूरिडीन कहेंगे, ये क्योंकि इसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है। और डीएनए में इसको थाइमाइडीन कहेंगे क्योंकि इसमें जो थाइमीन है वो प्रेजेंट होता है। तो ये था सारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉलीमराइजेशन है वो कैसे होती है ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड्स की। पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो कैसे पॉलीमराइजेशन होती है या कैसे वो पॉलीमर उनके बनते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो
जॉइन करते हैं टुगेदर और कंडेंस होते हैं रिएक्शन लाइक अदर बायोमोलिक्यूल। जिस तरह दूसरे बायोमोलिक्यूल एक दूसरे के साथ जोड़कर कंडेंसेशन करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस तरह ये भी ये करते हैं। लेकिन अनलाइक प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड में हमने जो मेथड पढ़ा है उससे इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। द मॉलिक्यूल दैट इज रिलीज इज नॉट वाटर। इनमें क्या होता है कि उसमें वाटर रिलीज होता है तो वो कंडेंस हो जाते हैं। इसमें वाटर जो है वो ऐसा कोई सीन नहीं है, वाटर का सीन नहीं है, बल्कि इसमें पायरोफॉस्फेट जो है वो दो फास्फेट ग्रुप जो है वो बॉन्ड करते हैं टुगेदर, पायरोफॉस्फेट। व्हेन जब फास्फोट जब जो पायरोफॉस्फेट है जब वो क्लीव्ड होता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर, जब एक रिएक्शन में वाटर को इंटर किया जाता है तो वो क्लीव होता है, तो ग्रेट डील ऑफ जो है ना फ्री एनर्जी रिलीज होती है। इसमें ग्रेट डील ऑफ एनर्जी रिलीज होती है विच डिराइव्स द प्रोसेस। वो एनर्जी जो रिलीज होती है वही इस प्रोसेस को डिराइव करती है। इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना शुरू हो जाए और एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसको कहते हैं। इसमें क्या कहता है कि जिस तरह दूसरे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल थे वो आपस में कंडेंसेशन करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते थे, इस तरह जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो भी मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट होता है। उसमें वाटर रिलीज होता था, इसमें पायरोफॉस्फेट होता है। जी पायरोफॉस्फेट अब क्या होता है कि दो फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड होते हैं। इसमें कहता है कि जब वाटर के एडिशन करते हैं तो बहुत ही फ्री एनर्जी रिलीज होती है। जब वो एनर्जी रिलीज होती है वो इस रिएक्शन को रन करती है। अब क्या होता है कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना शुरू कर देते हैं। इस तरह जो है वो ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं, जिनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको फ्री 5 फास्फेट ग्रुप तो होता है एट वन एंड, एक एंड पे जो है ना वो फ्री फास्फेट ग्रुप होता है एंड फ्री 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एट द अदर एंड, और दूसरे एंड पे 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं। यानी एक एंड पे 5 फास्फेट ग्रुप है और दूसरे नंबर पे 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। तो बाय कन्वेंशन दीज सीक्वेंस आर नेम्ड फ्रॉम 5 टू 3, और इनको इस सीक्वेंस को हम जो है ना न्यूक्लियोटाइड डीएनए में 5 टू 3 सीक्वेंस कहते हैं कि उसके जो 5 पे है वो फास्फेट ग्रुप्स हैं और दूसरे 3 पे जो है वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। ये जैसे डायग्राम में उसने फिगर में दिखाया कि ये 5 एंड है, ये 3 एंड है। 5 एंड पे जो है वो फास्फेट ग्रुप है और 3 एंड पे OH ग्रुप है। इस तरह ये देखें, तो ये इसने इस तरह नेम दिया है। अगर केमिकल नेचर देखी जाए एटीपी और एएम एनएडी की, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और निकोटीन अमाइड एडिनो एडिनिन न्यूक्लियोटाइड डाई न्यूक्लियोटाइड की, तो ये हम देखते हैं।